बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है एक खौफनाक और पुरस्रार कहानी, मौत की वादी। इस पुरस्रार माफूकुल फितरत कहानी को मुझे एक बुजुर्ग डॉक्टर फ़हीम गुल ने यूँ सुनाया। बकौल डॉक्टर साहब के ये 1941 की बात है कि मैं टेक्सला से डॉक्टरी की आला तालीम हासिल करने बम्बई शहर में रॉयल मेडिकल एकेडमी गया। उस ज़माने में MBBS का कोर्स 3 साल पर मुश्तमिल था। रॉयल मेडिकल एकेडमी में स्टूडेंट्स की रिहाइश के लिए हॉस्टल में बहुत सारे कमरे बनाए गए थे। हर एक कमरे में 3 स्टूडेंट्स रह सकते थे। हम 3 स्टूडेंट्स यानी मेरे अलावा शंकर राम और जलतन सिंह को हॉस्टल का कमरा नंबर 21B मिला था। मैं पढ़ाई के मामले में दरमियानी दिमागी सतह का था, जबकि शंकर राम, जिसका ताल्लुक कंधा गांव जालंधर से था, वो किताबी कीड़ा यानी इंतहाई पढ़ाकू था, जबकि जलतन सिंह अमृतसर का रहने वाला था। वो जिस मकसद यानी डॉक्टरी की तालीम हासिल करने आया था, उसे उसकी कोई फिक्र न थी। हालांकि मैंने और शंकर राम ने उसे कई बार समझाया कि यार तुम मेडिकल की किताबें पढ़ा करो। वो हमारी इस बात से बाज़ दफ़ा नाराज़ होकर कहता, यार तुम मेरे ज़ाती मसले पर अपनी ख्वामख्वाह टांग ना अड़ाया करो। मैं डॉक्टर बनूं या ना बनूं, ये मेरा मसला है। और फिर हमने उसकी नाराज़गी के पेश नज़र उसे कुछ समझाना ही छोड़ दिया था। जलतन सिंह के बारे में पता चला था कि वो अमृतसर के एक रईस सिख खानदान का अकलौता बेटा है। उसके बाप ने उसे मेडिकल की तालीम के इब्तदाई टेस्ट में कोई बड़ी सिफारिश करवाकर उसे रियायती पास करवाया है और इसी बुनियाद पर वो बम्बई मेडिकल एकेडमी में आया था। जलतन सिंह अपने बिस्तर पर रात गए तक लंबी तान कर सोता रहता, जबकि मैं शंकर राम के साथ मिलकर पढ़ाई करते रहते थे। जलतन सिंह का मामूल था कि वो अपनी क्लासें कम लेता था और अपना ज़्यादातर वक्त हॉस्टल के कमरे में सोने में गुजारता था, और हम ये महसूस करते थे कि वो सोते हुए कुछ बड़बड़ाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो किसी से हम कलाम हो, और बाज़ दफ़ा वो अपने होंठ इस तरह चुबाता जैसे कि वो कुछ खा रहा हो, और थोड़े थोड़े वक्फे से उसके चेहरे पर एक नया इंप्रेशन होता था। शंकरराम ने एक दिन मुझे इशारतन कहा, मुझे लगता है कि जलतन सिंह पर कोई ओपरी असर हो गया है। यार ये इस तरह पोस्तियों की तरह पढ़ा अपनी तालीम से लापरवाह रहा तो उसका ये तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा। हमें इस बेवकूफ़ के बारे में कुछ सोचना और अमली तौर पर कुछ करना चाहिए। मैंने शंकर राम को ये तजवीज़ दी तो उसने कहा कि कल सुबह हम उसके बारे में एकेडमी के वाइस डीन मिस्टर कुमार यादव से बात करेंगे। सुबह हम दोनों डीन मिस्टर कुमार यादव से मिले। उन्होंने हमारी बात को अहमियत ना देते हुए कहा, आप दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। ये जलतन सिंह का ज़ाती मामला है, और डॉक्टर बने या ना बने, वो अगर डॉक्टर ना भी बना तो उसका बाप इस पोजीशन में है कि वो उसे इतना रुपया पैसा देगा कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बासानी आला तर्ज पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। असल मसला तुम गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों का है, जिनका सारा दारोमदार MBBS की डिग्री पर है। हम दोनों इस जवाब से मायूस होकर वापस आ गए। दोपहर को मुझे शंकर राम ने ये अजीब बात बतलाई कि जलतन सिंह के मुंह से इस तरह बदबू आ रही थी जैसे कि किसी गटर के अंदर से फुजलात के सड़ने से आती है। मेरा तो ख्याल है इसने कोई इंतहाई गंदी चीज़ खाई है, या इसने बतौर नशा कोई इंतहाई गलीज बदबूदार मशरूब इस्तेमाल कर लिया है। मैं बहाने से उसके करीब गया तो उसके मुंह से वाकई इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बू आ रही थी। मैंने डरते डरते उससे पूछा, यार ये तूने कौन सी ऐसी बदबूदार चीज़ खाई या पी है जिससे पूरे कमरे का माहौल इंतहाई बदबूदार हो गया है? उसने मेरे इस सवाल पर जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार करते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका जवाब रात को दूंगा। अभी क्यों नहीं? शंकर राम ने अपने मुंह से ये जुमला निकाला ही था कि उसने एक बड़की देते हुए कहा, तूने अगर आइंदा मेरे ज़ाती मामले में मुदाखलत की तो याद रख, मैं तुझे अपने ख़ानदानी असर और रसूख के ज़रिए इस मेडिकल एकेडमी से आउट करवा दूंगा। शंकर राम डर गया। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। शाम को उसने डीन से इस मसले पर शिकायत करके शंकर राम का रूम तब्दील करवा दिया, और शंकर राम की जगह कमरे में कोई नया लड़का नहीं आया। दरअसल उन दिनों मेडिकल एकेडमी में फर्स्ट टर्म के इम्तिहानात शुरू थे। इंतज़ामिया अपनी जगह मसरूफ़ थी तो स्टूडेंट्स को इस टर्म में कामयाबी की फ़िक्र थी। अब मैं अपने कमरे में जलतन सिंह के साथ अकेला था। मैं दिली तौर पर खौफ ज़दा था।
میں نے بھی دلی طور پر تہیہ کر لیا تھا کہ میں ٹرم کے امتحانات کے بعد اس کمرے سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ ایک رات گئے میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا کہ جلتن سنگھ نے انتہائی گہری نیند میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نے جانا ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ رک تو صحیح، میری بات تو سن۔ میں نے اپنی کتاب جلدی سے چھوڑی اور اس کی جانب لپکا۔ میں نے اس کے پسینہ بھرے چہرے کو اچھی طرح تھپ تھپاتے ہوئے کہا، کیا ہوا جلتن سنگھ؟ گھبراؤ نہیں، تم خواب دیکھ رہے ہو، آنکھیں کھولو، میں تمہارے قریب ہوں، فہیم گل۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور یکدم مجھ سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے منہ سے کسی تازہ سیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے کسی معصوم بچے کی طرح چمکارتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، یار ایزی ہو جاؤ، لگتا ہے تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو۔ مجھ سے پانی مانگا، میں نے اسے پانی دیا۔ اس کے بعد وہ بڑے اطمینان سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے مزید کچھ سوال کرے اور میں تجھے اس کا جواب دوں، تو فی الحال میرا پہلے ایک کام کر۔ میں نے اس سے پوچھا، کیسا کام؟ اس نے کہا، تو کسی طرح یا کسی طریقے سے شنکر رام کو میرے پاس بلا کر لا۔ نہیں یار، اس وقت رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں، اس وقت شاید وہ سو رہا ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ صبح جلدی اٹھ کر پڑھتا ہے۔ نہیں، تو ابھی جا، وہ بولا۔ نہیں، میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کے پاس اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، ابھی چند گھنٹے صبر کر لے، میں اسے بلا لاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تجھ سے وہ ملنے نہ آئے، کیونکہ وہ تجھ سے بہت ڈرا ہوا ہے۔ میں اسے اپنے تئیں منع کرتا رہا، لیکن وہ اس بات پر بزید رہا کہ میں اس کے نئے کمرے سے اسے بلا کر لاؤں۔ بہرحال اس کے پرزور اصرار پر میں بڑی ہمت کر کے شنکر رام کے نئے کمرے میں گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خوش قسمتی سے اس کا ایک ساتھی ابھی تک سٹڈی کر رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے اس سے جھوٹ بولا، یار وہ دراصل اس سے پیٹ درد کی ایک پھکی لینی ہے۔ اچھا، میں اسے اٹھاتا ہوں۔ اس کے ساتھی نے شنکر رام کو اٹھا کر کہا، فہیم گل کو پیٹ درد کی پھکی چاہیے، اور وہ اٹھ گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے جلتن سنگھ کا پیغام پہنچایا۔ شنکر رام میرے خلاف توقع ڈرنے کی بجائے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، یار وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہے تو ہمارا ہاسٹل کا روم میٹ، ساتھی اور کلاس فیلو۔ چلو میرے ساتھ، میں اس کی بات سنتا ہوں۔ ہم دونوں جب جلتن کے پاس پہنچے، جلتن سنگھ نے باقاعدہ پیر پکڑ کر شنکر رام سے معافی مانگی اور کہا، میں تم دونوں کو کیسے کھل کر بتاؤں کہ میں آج کل کس بڑی مصیبت کا شکار ہوں۔ کیسی مصیبت؟ شنکر رام نے اس سے بڑے ملائم انداز میں پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے بتلایا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں امرتسر کے ایک انگریزی اسکول کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہاں ایک دن میری ملاقات ایک بنگالی اسٹوڈنٹ رام پال سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتلایا کہ اس کے قبضے میں ایک ایسا جن دوست ہے جو اس کی دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک روز میں نے رام پال سے کہا، یار مجھے بھی کبھی اپنے دوست سے ملواؤ۔ اس نے کہا، تو میرے ساتھ جی ٹی روڈ سے ملیکا جنگل میں چل، وہاں تجھے میں اپنے دوست سے ملواؤں گا۔ اور میں اس کے ساتھ جنگل میں پہنچا تو وہاں اس نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملایا جس کا قد عام آدمی سے بہت طویل تھا، اور وہ عام آدمیوں کی طرح باتیں کرتے کرتے کوے کی طرح کائیں کائیں کرنے لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ آپ کبھی کائیں کائیں کی آوازیں کیوں نکالتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے رام پال سے کہا، اپنے دوست کو بتلاؤ کہ میری حقیقت کیا ہے۔ ارے جلتن سنگھ، میں تمہیں یہ بتلانا بھول گیا ہوں کہ ان کا تعلق غیر مرد انسانی مخلوق سے ہے، اور ان کی نسل کا تعلق نصف حیوانی اور نصف انسانی ہے۔ حیوانی سے مراد کوے کی مشابہت۔ پھر رام پال نے مجھ سے کہا، تمہیں اگر میری غیر موجودگی میں اس سے آ کر ملنا ہو تو تم اسے اپنے دل میں یاد کرو۔ تمہیں اس کی آہستہ آہستہ پہلے ہلکی بدبو محسوس ہوگی، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ کوے کی صورت میں تبدیل ہو کر تمہارے سامنے آئے گا، اور پھر تم اس کے ساتھ کچھ دور جانا، اور جب تم انسانی دنیا سے کسی ویرانے میں آؤ گے تو یہ کوا پھر اپنی اصلی شکل یعنی انسانی روپ میں سامنے آ جائے گا۔ بقول جلتن سنگھ میں نے اس سے دوستی کر لی۔ رام پال کچھ عرصہ تو ہمارے ساتھ رہا، لیکن بعد میں وہ میٹرک کی تعلیم کو درمیان میں چھوڑ کر اپنے علاقے بنگال میں چلا گیا۔ اس غیر انسانی مخلوق جن نے مجھے خوب عیاشی کروائی، مثلاً اس نے مجھے خوب کھلایا پلایا، عیاشی کروائی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ اسے مجھ سے بہت لگاؤ ہو گیا ہے۔ اس جن نے مزید کہا،
तू बेशक स्कूल में पढ़ा ना कर, मैं तुझे अपनी ताकत से पास कराऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। नीज उसने बतलाया कि उसके बाप का नाम कठल सिंह है। उसके बाप की तवज्जो उसकी तालीम की तरफ तो है, लेकिन उसे इतनी तौफीक नहीं है कि वो उसके दीगर मामलात पर ध्यान दे। जलतन सिंह ने रोते हुए हम दोनों से कहा, यार, मैं अपने उस जिन दोस्त से अब जान छुड़ाना चाहता हूँ। वो अब मुझे बहुत तंग करने लगा है। शंकर राम ने उससे पूछा, वो तुम्हें अब किस तरह से तंग करता है? मेरा वो जिन दोस्त मुझे न सिर्फ उल्टी सीधी कराहियत वाली चीजें खिलाने पर मजबूर करता है, बल्कि बाज दफा मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां जाने से मुझे नफरत है। इसका मतलब है कि तू अब उस मखलूक से छुटकारा हासिल करना चाहता है। हाँ, मैं वाकई उस जिन को दोस्त बनाकर पछता रहा हूँ। जलतन सिंह अफसुर्दा लहजे में बोला। फिर वो बोला, अगर तुम दोनों को मुझसे रत्ती बराबर भी हमदर्दी है तो गुरु के वास्ते मेरी इस सिलसिले में मदद करो। अच्छा, तू परेशान ना हो, हम तेरे लिए कुछ उपाय करते हैं, शंकर राम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं फिर अपनी पढ़ाई में मगन हो गया, लेकिन उसने सारी रात जागते और सहमे हुए अंदाज में गुजारी। फजर की नमाज से कुछ देर पहले उसने अजीबोगरीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी थी। मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे बुरी तरह दबोच कर दबाना शुरू कर दिया। फहीम, मुझे उस जिन से बचा ले। मैं उससे अपनी जान छुड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ, तू मुझे छोड़ तो सही। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना पूरा जोर लगाकर उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाया। और मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए बड़ी तेजी से मेरी जानिब भागा, लेकिन मैंने बड़ी चाबुकदस्ती से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं घबरा कर सीधा डीन के कमरे में गया तो उन्होंने परेशान होकर मुझसे पूछा, क्या मसला है? मैंने उनको जलतन सिंह की पुरस्रार सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम अपने टर्म टेस्ट की तैयारी करो और मैं सरदस्त उस नागुफ्ता सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। और उन्होंने फौरी तौर पर हॉस्टल के 2 मजबूत चौकीदारों को बुलाकर कहा कि मुतलका हॉस्टल में जाकर जलतन सिंह को काबू करके हॉस्टल के ऊपरी मंजिल के गोदाम में बंद कर दो। प्रिंसिपल के हुक्म के मुताबिक हॉस्टल के दोनों चौकीदारों ने जलतन सिंह को बड़ी मुश्किल से काबू करने के बाद रस्सियों से जकड़कर हॉस्टल के गोदाम में बंद कर दिया। प्रिंसिपल ने मुझे कहा, तुम आज होने वाले इंतहाई ज़रूरी टर्म का पेपर दो। दोपहर को उस पागल के मसले पर गौर करेंगे। हम स्टूडेंट्स कमरा इम्तिहान में पेपर दे रहे थे कि इसी दौरान बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं कि पागल जलतन सिंह बाबा नज़ीर को जख्मी करके भाग गया, उसे पकड़ो। मैंने अपना पर्चा अधूरा छोड़ा और कमरा इम्तिहान से उसे देखने के लिए बाहर निकला तो मुझे निगरान इम्तिहान प्रोफेसर धमन ने कहा, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम एक पागल की खातिर अपने इंतहाई ज़रूरी इम्तिहान को अधूरा छोड़ रहे हो? उसने इंतहाई सख्ती से मुझे डांटते हुए कहा, तुम अपनी सीट पर बैठकर अपना पर्चा दो। मैंने कहा, नहीं सर, मैं अब अपना मजीद पर्चा हल नहीं करूंगा। मुझे जलतन सिंह के बारे में डर है कि वो अपने आप को कहीं गलत जगह जाकर नुकसान ना पहुंचा ले। प्रोफेसर धमन ने मुझे गुस्से से झंझोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर हुक्म देता हूँ कि तुम अपनी सीट पर बैठकर अपना पर्चा हल करो। मैंने प्रोफेसर की सेकंड वार्निंग भी ना सुनी और फौरी तौर पर जलतन सिंह को पकड़ने के लिए भागा। रास्ते में मुझे एक चौकीदार ने पकड़ते हुए कहा, वो बहुत दूर जा चुका है। इसी दौरान अकेडमी का एक सीनियर प्रोफेसर जो हमें मेडिसिन का मजमून पढ़ाता था आ गया। उसने आते ही मुझे 3-4 थप्पड़ मारे और इंतहाई बारोब आवाज में बोला, तुम फौरी तौर पर अपना पर्चा हल करो। बहरहाल मैंने उसकी बात सुनी और दोबारा कमरा इम्तिहान में जाकर अपना पर्चा हल करने लगा, लेकिन मेरा ध्यान जलतन सिंह की जानिब लगा रहा। आधे घंटे बाद जब पर्चा खत्म हुआ तो प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर डांटते हुए कहा, तुमने उस पागल की खातिर अपना पर्चा क्यों छोड़ा और प्रोफेसर धमन से बदतमीजी क्यों की? इंक्वायरी का हुक्म सादिर फरमाया। अब जलतन सिंह ना जाने कहाँ भाग चुका था। प्रोफेसर ने फौरी तौर पर अकेडमी के स्टूडेंट्स को उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ाया, लेकिन वो तलाश बसियार के बाद नाकाम वापस आ गए। प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर मुझसे कई सवालात किए। मैंने साफ साफ उसकी पुरस्रार हरकत के बारे में बतलाया जो वो करता था। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल ने मुतलका पुलिस स्टेशन में उसके फरार की इतला दे दी। प्रिंसिपल के कमरे में थोड़ी देर के बाद मुतलका इलाके का थानेदार और चंद पुलिस एहलकार आ गए। थानेदार सोतम लाल ने प्रिंसिपल को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े की इतला उसके वालिद को अमृतसर पहुंचाएं। प्रिंसिपल दरअसल जलतन सिंह के वालिद को उसके भागने की इतला नहीं देना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि उसके वालिद अपने इलाके का एक नामी ग्रामी बदमाश किस्म का सियासतदान था।
प्रिंसिपल की ये हर मुमकिन कोशिश थी कि उसके वालिद खुद किसी न किसी तरीके से जलतन सिंह को तलाश करें। खैर, प्रिंसिपल ने शाम 6 बजे जलतन सिंह के वालिद को अमृतसर इस वाक़ये के बारे में तार भेज दिया। उस दौरान जलतन सिंह की तलाश का सिलसिला दूसरे रोज शाम तक जारी रहा। जलतन सिंह के वालिद कटहल सिंह ने आते ही प्रिंसिपल पर बरसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे हर हाल में मेरा बेटा जलतन चाहिए। मेरा बेटा तुम्हारे हॉस्टल से तुम्हारे मुकर्रर करदा चौकीदारों की कस्टडी से भागा है, लिहाजा तुम ही इसकी गुमशुदगी के जिम्मेदार हो। प्रिंसिपल ने पूरा यकीन दिलाने की कोशिश की कि वाकयात व शवाहद की रोशनी में ये बात साबित होती है कि जलतन सिंह किसी जादुई अमल के मनफी रद्द-ए-अमल का शिकार होकर मुतासिर हुआ है। कटहल सिंह ने इंतहाई गुस्से में अपनी जगह से उठकर प्रिंसिपल को आंखें दिखाते हुए कहा, मुझे ये कहानी ना सुनाओ कि मेरा बेटा किसी जादुई अमल का शिकार हुआ है, बल्कि मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जलतन सिंह तुम्हारे हॉस्टल और चौकीदारों के पहरे में से भागा है, और मुझे तो शक है कि तुम लोगों ने उस पर कोई तशद्दुद किया होगा। नहीं कटहल साहब, आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, प्रिंसिपल ने कहा। ओए, अपनी बातें बंद करो और मेरे बेटे को हाजिर करो, वरना याद रखो मैं तुम समेत तुम्हारी इस एकेडमी को जलाकर भस्म कर दूंगा। कटहल साहब, ऐसी सख्त बातें ना करें, ये प्रिंसिपल की अपनी एकेडमी नहीं है, ये सरकारी इदारा है। थानेदार ने यह जुमला कहा तो कटहल सिंह के साथ आया एक और बदमाश अपनी जगह से उठकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो कटहल सिंह ने उसे रोकते हुए कहा, कल्लू सिंह, तू अभी रुक जा, देख मैं इनके साथ अभी क्या करता हूँ। इधर आओ तेग सिंह, उसके साथ आए एक और बदमाश ने कहा। इधर आओ तेग सिंह। जी सरदार जी। ओए, तू जरा कलियाम सिंह मुनक्का के पास जा और उसे मेरा पैगाम दे के वो अपने बंदों के साथ मेडिकल एकेडमी पहुंचे। कलियाम सिंह मुनक्का दरअसल उस जमाने में एक खतरनाक डाकू ग्रुप का सरबराह था, जिससे उस जमाने की पुलिस भी डरती थी। थानेदार सोतम लाल ने जब कलियाम सिंह मुनक्का का नाम सुना तो उसके चेहरे पर परेशानी के असरात नुमाया हुए। उसने इस बार बड़ी आजिज़ी से अपना लहजा बदलते हुए कटहल सिंह को मुखातिब किया, सरदार जी, आप मुनक्का जी की हद तक ना जाएं। हम कोशिश करते हैं, भगवान ने चाहा तो हालात में बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, अब ये बतला अब क्या करना है, कटहल सिंह ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा। प्रिंसिपल ने कटहल सिंह का जहन तब्दील करने की खातिर जलतन सिंह के फरार होने का सारा मुद्दा मेरे और संक्राम पर डालते हुए कहा, दरअसल जलतन सिंह इन दोनों का रूममेट था। अब उसकी तवज्जो हमारी तरफ हो गई। इधर आओ बेटे, कटहल सिंह ने मुझे नरम लहजे में मतवज्जा करते हुए कहा। मैं डरते डरते उसके पास गया और मैंने जब उसके गुस्से से भरी करख्त शक्ल देखी तो मुझे उससे देखकर मजीद खौफ आया। हाँ बेटा, बताओ, जलतन सिंह ने तुम्हें क्या क्या बताया था और वो क्या क्या हरकत करता था? मैंने आहिस्तगी और सहमे हुए अंदाज में बताया जितना कि मैंने उससे सुना और देखा था। कटहल सिंह ने प्रिंसिपल से पूछा, तुमने भागते हुए जलतन सिंह को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, सरदार साहब, उस वक्त एकेडमी में स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म के इम्तिहान हो रहे थे, उसे रोकना मेरे बस में नहीं था। प्रिंसिपल की बात काटते हुए एक चौकीदार दरमियान में बोला, कटहल साहब, जलतन सिंह को पकड़ने के लिए फहीम गुल ने हिम्मत की थी, लेकिन उसे पकड़ने के लिए प्रोफेसर धम्मन ने रोका था। किधर है प्रोफेसर धम्मन, मैं ज़रा उसके दांत खट्टे करूं? कटहल सिंह ने इंतहाई गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। जी, वो स्टूडेंट्स के हलशुदा पर्चे एजुकेशन हेड ऑफिस लेकर गए हैं। वहाँ मौजूद एक बदमाश ने इंतहाई बदतमीजी से कहा, ओए, मुझे ज़रा ये बतला कि किसी इंसानी जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था या स्टूडेंट्स के पर्चे? जी, दोनों, प्रिंसिपल ने कहा। अच्छा, मसले को मैं बाद में अपने तरीके से हल करूँगा, फिलहाल मुझे अपने पुत्र जलतन सिंह की फिक्र है। कटहल सिंह के साथ आए हुए एक बदमाश ने वहाँ मौजूद लोगों की तवज्जो मेरे बयान की रोशनी में इस नुक्ते की तरफ दिलवाई कि जलतन सिंह ने मुझे बताया था कि उसका कौवे की आवाज़ निकालने वाला जिन दोस्त उसे अक्सर जंगलात की जानिब ले जाता था। लिहाजा उसने मशवरा दिया कि यहाँ से हटकर आगे जाकर जहाँ जंगलात शुरू होते हैं उसे वहाँ तलाश करना चाहिए। उस बदमाश के मशवरे के पेश नज़र प्रिंसिपल के कमरे में मौजूद स्टूडेंट्स, पुलिस और बाद में आए हुए कलियाम सिंह के साथियों की 10 टीमें बनाई गईं। हर टीम में 10 अफराद शामिल थे। कटहल सिंह ने अपने साथ मुझे रखा। अब यहाँ मसला ये था कि उस ज़माने में बम्बई की हदूद 70-70 मील के दरमियान थी और वहाँ कुछ शहरी इलाका और कुछ जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता था। मजमूई तौर पर उन जंगलात का रकबा 25 मील पर मुहित था। उन जंगलात में जलतन सिंह को तलाश करना बड़ा कठिन काम था।
खैर बाहमी मशवरे से ये तय हुआ कि उसे 7 टीमें जंगलात में और 3 शहरी इलाके में तलाश करेंगी। थानेदार, 2 सिपाही मुझे और संग्राम को कटहल सिंह ने अपने साथ रखा हुआ था। वो दरअसल संग्राम और मुझसे बार बार जलतन सिंह के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। पहले रोज रात के वक्त तमाम टीमें नाकाम वापस आ गईं क्योंकि जलतन सिंह ना मिला। अब ये फैसला हुआ कि अगले रोज मजीद टीम को तश्कील देकर बम्बई शहर की हदूद के बाहर जलतन को तलाश किया जाएगा। उसी दौरान कटहल सिंह ने आर्मी डॉग सेंटर के स्पेशल सूंघने वाले कुत्ते मंगवाए थे। उन कुत्तों को जलतन सिंह की चप्पलें, कपड़ों को सूंघवाया गया। उन कुत्तों के साथ मिलिट्री का एक सूबेदार भी आया था। दूसरे रोज एक टीम जिसका नंबर 9 था वो बम्बई शहर की मखसूस हदूद से कुछ मील दूर डोंडा के जंगलात में गई। कुत्तों के निगरान सूबेदार ने सूंघने वाले स्पेशल कुत्तों की रस्सियों को खोल दिया तो वो बड़ी तेजी से जंगलात के अंदर घुस गए। दरअसल डोंडा के जंगलात उस जमाने में कुछ मील के अहाते पर खुदरो देवहैकल झाड़ियों, कीकर के तवील दरख्तों पर फैला हुआ था और उसके अंदर खूंखार जंगली जानवर और जहरीले सांप वगैरह मौजूद थे। सूंघने वाले कुत्तों को डोंडा जंगल के अंदर घुसे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए थे। सूबेदार ने सारी टीम को तंबीह की कि वो इस जंगल में पैदल आगे ना बढ़े। उसने बड़े वसूख से कहा था कि मेरे कुत्ते बेशक रात को जंगल से लौटेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ मस्बत पेशरफ्त के साथ बाहर आएंगे। उधर कटहल सिंह ने गुस्से के आलम में उसका गिरबान पकड़ते हुए कहा, दफा कर अपने कुत्तों को, हमें जंगल के अंदर आगे बढ़ने दे। सूबेदार ने झटका देकर कटहल सिंह के हाथों से अपना गिरबान छुड़ाते हुए कहा, सरदार जी होश करें, आगे जंगल नहीं बल्कि मौत की वादी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना ही इस टीम के किसी रुकन को ये मशवरा दूंगा कि वो जंगल के अंदर मजीद पेश कदमी करे। तो सिर्फ बकवास कर रहा है मेरे साथ। चलो ए मंजू, लखू, अपने बंदों को लेकर जंगल के अंदर चल। कटहल सिंह ने कहा, ये आप अपने और अपने बंदों को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हैं। भगवान के वास्ते आप इस वक्त यहाँ इंतजार कर लें, मेरे कुत्ते कुछ ना कुछ मस्बत पेशरफ्त के साथ आ रहे होंगे। सूबेदार बोला, मुझे तो तू खुद कुत्ता लगता है। वहां मौजूद मुनक्का सिंह के बदमाशों ने सूबेदार की एक ना सुनी। वो अपने हाथों में डंडे, सोटे और तलवारें पकड़कर जंगल की हदूद के अंदर घुस गए। मैं अब भी आपको समझा रहा हूँ, कटहल साहब रुक जाएं, सूबेदार ने कहा, मगर उन लोगों ने उसकी बात ना सुनी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कटहल सिंह ने जबरदस्ती मुझे और संक्राम और थानेदार सोतम लाल को अपने साथ रखा। अंदर जंगल में हालिया बरसात की वजह से शदीद कीचड़ और दलदल फैला हुआ था। हम लोग बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। सरदार जी, किधर से आगे बढ़ें? यहाँ तो हर तरफ दलदल ही दलदल फैली हुई है। मुझे नहीं पता कहाँ से तुमने आगे बढ़ना है, बस ऐसे तैसे आगे बढ़ते रहो, कटहल सिंह ने कहा। सरदार जी, जैसा आपका हुक्म। हम लोग बड़ी एहतियात से आगे चल रहे थे कि अचानक हमारे पीछे से एक जोरदार चीख की आवाज आई। ओए मैं मर गया, पीछे मुड़कर मत देखो, देखोगे तो मरोगे। ओहो, सोतन लाल साहब दलदल में धंस रहे हैं। कटहल साहब, भगवान के लिए मुझे बचा लो, मेरा जिस्म नीचे को धंसता जा रहा है। मैं खुशकिस्मती से उस वक्त खुश्क जगह पर मौजूद था। मैं भागकर उसके करीब गया और दलदली जमीन में धंसते हुए थानेदार सोतम लाल से कहा, अब मुझे अपने पैंट की पेटी खोलकर उसका एक सिरा मेरी जानिब फेंके। अपनी पैंट की पेटी खोलकर उसका एक सिरा मेरी जानिब फेंका। उसका वजन मुझसे कहीं ज्यादा भारी था। मैंने अपने तई खूब जोर लगाया, लेकिन मैं उसे अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा था। मैंने उसको दलदल से बाहर निकालने के लिए मदद के लिए पुकारा, फहीम गुल, तो इसे छोड़ और हमारे साथ आ, इसे कुछ ना होगा। कटहल सिंह बड़े गुस्सीले अंदाज में चिल्लाया। मैंने 4-5 दफा उसे दलदल के चुंगल से बाहर निकालने के लिए दूसरों को पुकारा तो मुनक्का ग्रुप के एक गुंडे को थोड़ा सा तरस आया। उसने एक बड़ी सोटी तोड़कर उसकी जानिब उछाल कर कहा, एक हाथ से तू इस सोटी को पकड़ और मैं इसे खींचता हूँ। हम दोनों ने सरतोड़ कोशिश से थानेदार सोतम लाल को दलदल से बाहर निकाला। वो वापस जाने लगा तो कटहल सिंह ने उसको धाड़ते हुए कहा, कहाँ दफा हो रहा है? सरदार साहब, मुझे अपनी जिंदगी अजीज है। सूबेदार सही कहता था कि आगे जंगल नहीं बल्कि मौत की वादी है। तूने अगर मुसीबत के वक्त उस अंधे जंगल में अकेला छोड़ा तो यकीन कर मैं तुझे गोली मरवा दूंगा। मरवा दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। थानेदार ने इंतहाई गुस्से के आलम में जुमला कहा तो कटहल सिंह ने अपने नेफे में अड़सा हुआ पिस्तौल निकाला और एक फायर उसकी जानिब दाग दिया तो बेचारा थानेदार टांग पर गोली लगने के बाद जमीन पर गिर गया। चलो आगे बढ़ो, इसे उठाने की जरूरत नहीं,
इसे यहीं मरने दो। कटहल सिंह के इस इकदाम से टीम के सारे अरकान सहम गए। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि हमारी निगाहों के सामने दो सूंघने वाले कुत्ते बड़ी बर्क रफ्तारी से गुजरे। उन कुत्तों में से एक के मुंह में एक बड़ा सा कौवा दबा हुआ था, जबकि दूसरे कुत्ते के मुंह में एक नीले रंग का कपड़ा था। वो तेजी से जंगल की हदूद से बाहर चले गए। कटहल सिंह ने कुत्तों को इस हालत में वापस आते देखा तो उसने अपना वतीरा बदलते हुए सारी टीम को कहा, वापस चलो। सरदार जी, हम बहुत आगे निकल आए हैं। तुम में से आधे बंदे जंगल में आगे बढ़ें और आधे मेरे साथ वापस सूबेदार के पास चलें, कटहल सिंह ने कहा। दिली तौर पर सारी टीम वापस जंगल से जाना चाहती थी, मगर कटहल सिंह ने चंद अफराद को चुनकर आगे बढ़ने का कहा। शुक्र है उसने मुझे वापसी का इशारा किया था। हम जब दोबारा वापस सूबेदार के पास गए तो उसने तंजिया तौर पर कुछ चुभते जुमले कटहल सिंह को भी सुनाए। अच्छा ये बता, तेरे कुत्ते क्या कहते हैं? कटहल सिंह ने पूछा। सरदार जी, आप खुद देख लें। एक कुत्ते ने अपने मुंह में मुर्दार कौवे को पकड़ा हुआ है और दूसरे कुत्ते ने ये नीले रंग का कपड़ा पकड़ा हुआ है, जो देखने में किसी शलवार का है और शलवार में खून भी लगा हुआ है। मैंने उस नीले फटे कपड़े के टुकड़े को पहचानते हुए कहा, अरे इस रंग की शलवार तो जलतन सिंह ने सुबह पहनी हुई थी। सूबेदार ने अपना मशवरा देते हुए कहा। इसका मतलब है सरदार जी, जलतन सिंह इसी जंगल की हदूद में कहीं है, लेकिन किस पोजीशन में है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? कटहल सिंह ने पूछा। सरदार जी, मेरे अभी दो कुत्ते जंगल के अंदर ही हैं। मुझे थोड़ी देर उनका इंतजार करना है और मुझे उम्मीद है वो दोनों कुत्ते इन दोनों कुत्तों के पीछे आ रहे होंगे, सूबेदार बोला। अभी और हमें इंतजार करना पड़ेगा, कटहल सिंह ने पुरजोर अंदाज में जैसे चिल्लाते हुए कहा। सूबेदार उसके और करीब आया और बोला, सरदार जी, मुझे आपकी परेशानी का एहसास है, लेकिन हमें आपके पुत्र जलतन सिंह को बड़ी प्लानिंग से तलाश करना होगा। जहां आपने इतना सब्र किया है तो मुझे थोड़ा वक्त और दे दें। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक कुत्ता शदीद जख्मी लड़खड़ाता हुआ जंगल से नमूदार हुआ। उसके जिस्म पर कौओं के ठूंगों के सैकड़ों निशान नुमाया थे। कुत्ते का मुंह होंठों की जानिब से किसी दरिंदे नुमा जानवर ने नोचा हुआ था। सरदार जी, अब मैं सही नतीजे पर पहुंचा हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि आपका पुत्र किस लोकेशन पर होगा, लेकिन मैं आपको अब भी ये बात साफ तौर पर बतला दूं कि आपका पुत्र इस जंगल की जिस लोकेशन में होगा ओला महला शदीद कर्ब में दरिंदों के नरगे में है। अच्छा, अब अपनी बकवास बंद कर और ये बतला कि अब हमें क्या करना चाहिए। कटहल सिंह ने इंतहाई परेशानी में अपना सर पीटते हुए कहा। सूबेदार ने कहा, सरदार जी, कम से कम 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम सामने टब्बल के रास्ते से और 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम साइड से जंगल के अंदर भेजनी चाहिए, और इसी तरह एक बैक पार्टी नोराल के इलाके से जंगल के अंदर जाए। ये तू क्या कह रहा है? सरदार जी, भगवान के वास्ते मुझे इस मामले को अपने तौर पर डील करने दें। अगर आपने इस गुत्थी को सुलझाना है तो मैं वापस चला जाता हूँ, एक बदमाश ने दरमियान में मदाखलत करते हुए कहा। नहीं नहीं सूबेदार साहब, ये मामला आप अपने तौर पर निपटाएं। अब जल्दी से 3 टीमें तश्कील दें और फटाफट जंगल की जानिब पेशकदमी करें। इस बार भी कटहल सिंह ने मुझे अपनी टीम में रखा, जिसने टब्बल के रास्ते जंगल के अंदर जाना था। टब्बल की साइड से जंगल का रास्ता कुछ कम दलदली और बेहतर था, लेकिन वहां फिर भी जगह जगह खड्डों वगैरह में पानी खड़ा था। हमारी टीम के बंदे अपने हाथों में पकड़े डंडों कुल्हाड़ियों की मदद से रास्ते में आए सरकंडों, झाड़ियों और छोटे दरख्तों को काट कर रास्ता बनाते आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 2 घंटे तक हमारी टीम बड़ी एहतियात से धीमी चाल चलते हुए जंगल में आगे बढ़ती रही। अभी तक हमें कामयाबी न मिली थी। एक जगह आकर हम लोगों ने ये बात महसूस की कि आसमान पर लातादाद कौवे झुंड की सूरत में जंगल की सीध में आगे बढ़ रहे थे। सूबेदार ने पूरी टीम से कहा कि वो इन कौवों की तरफ चलें। मजीद तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद एक मुकाम पर आकर हमारी टीम ये मंजर देखकर ठिठक गई। मंजर ये था कि जलतन सिंह एक खाली जगह पर उकड़ू बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द सैकड़ों कौवे मंडला रहे थे, और उससे जरा दूर सूंघने वाला एक कुत्ता कौवों को भगाने के लिए मुसलसल जोरदार आवाज में भौंक रहा था। कटहल सिंह ने जोरदार आवाज के साथ चिल्लाते हुए कहा, इन कौवों पर फायर करो, ऐसा ना करना। सूबेदार ने अपने हलक की आखिरी हद तक जोर से चिल्लाते हुए कहा, ऐसा ना करना और मेरी बात सुन लो। हमें इन कौवों के करीब होकर हवाई फायर करना चाहिए, हरगिज सीधा फायर ना करना। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है ये कौवे इस बच्चे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दें। सूबेदार की हिदायत पर अमल किया गया। कौवों ने शायद हमें देख लिया था
انہوں نے اشتعال میں آ کر ہمارے سروں پر ٹھونگے مارنا شروع کر دی۔ ہاں، اب ان پر چھرے والے کارتوسوں سے کھلا فائر کرو اور اس کے ساتھ برق رفتاری سے جلتن سنگھ کی طرف بڑھو، صوبیدار بولا۔ اس امر سے یہ فائدہ ہوا کہ جو کوے ہم پر حملہ کر رہے تھے ان کی بڑی تعداد بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن چند ڈھیڑ کوے ابھی تک جنونی انداز میں ہم پر حملہ کر رہے تھے، لیکن ان کی تعداد محدود تھی۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ فوجی انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے جب جلتن سنگھ کے قریب پہنچے تو وہ نڈھال قریب مرگ پڑا ہوا تھا۔ اسے فوری طور پر پانی پلایا گیا۔ جو کتا کووں سے الجھ کر انہیں جلتن سنگھ کے قریب سے دور بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ صوبیدار کے قریب ہانپتے ہوئے آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ہوائی فائر کرو، جلدی کرو، صوبیدار مسلسل چلاتا رہا۔ اب آسمان کووں سے صاف ہو گیا تھا۔ چلو جلتن سنگھ کو کندھے پر اٹھا کر جلد از جلد جنگل کی حدود سے باہر نکلو، صوبیدار چلا کر بولا۔ نیم مرگ جلتن سنگھ کو ایک بدماش نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا تو جلتن سنگھ نے نیم مردہ آواز میں کہا، وہ سامنے درخت پر بیٹھے کوے کو مار دو، وہ کوا جن ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رکو رکو، کٹھل سنگھ نے ساری ٹیم کو روکتے ہوئے کہا۔ جلتن سنگھ کی بات کو غور سے سنو۔ جلتن سنگھ کے لبوں کے قریب جب کان کیے گئے تو اس نے بڑی آہستگی سے کہا، وہ سامنے سفیدے کے درخت پر جو بڑا کالا کوا بیٹھا ہے اسے کسی طرح مار دو، وہی میری مصیبت کا اصل کارن ہے۔ ہم سب نے اس طرف غور سے دیکھا تو واقعی سفیدے کے درخت پر ایک طویل قد کا بڑا سا ہٹا کٹا کوا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ہے کوئی صحیح نشانہ باز جو اس شیطانی کوے کو نشانہ بنائے؟ کٹھل سنگھ بولا۔ ہاں سردار جی، میں ہوں، منکا گروپ کا ایک بدماش بڑے دعوے سے بولا اور آگے بڑھا۔ دیکھ، اگر تو نے میرے پتر کے اس دشمن کو مار دیا تو میں تجھے 2 مربع زرعی زمین دوں گا، اور اگر تو نے چوک کی تو یاد رکھ میں تجھے یہیں گولی مار دوں گا، کٹھل سنگھ بولا۔ سردار جی، بھگوان نے چاہا تو میں اپنے دعوے پر کھرا نکلوں گا، بدماش بولا، اور پھر اس بدماش کو T-13 کارتوس والی نئی گن تھمائی گئی جس پر قیمتی دوربین لگی ہوئی تھی۔ بدماش نے چند لمحے میں کوے کو نشانے پر لیا۔ اس کی آنکھ بند تھی، دوسری آنکھ دوربین پر اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس وقت ماحول پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ بدماش نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے درخت پر بیٹھے کوے کو ایک ہی فائر سے نیچے زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تسلی کے لیے دوسرا فائر بھی مارا، جس سے کوے کا جسم ادھڑ کر رہ گیا۔ دراصل وہ کوا جن اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ شاید وہ اپنے دیگر ساتھی کووں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھی اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، اور وہ اس بے خیالی میں گولیوں کا نشانہ بن گیا اور جلتن سنگھ کی جان اس سے چھوٹ گئی۔ جلتن سنگھ کو اس کے والد نے بمبئی شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ وہاں اس کا علاج 2 ماہ تک ہوتا رہا۔ کٹھل سنگھ نے زخمی تھانے دار کو اس زمانے میں 10,000، صوبیدار کو 5,000 روپے انعام کے دیے اور مجھے 2,000 روپے نقد کے علاوہ میرے میڈیکل تعلیم کا تمام خرچہ برداشت کیا۔ جلتن سنگھ نے اپنی صحتیابی کے فوراً بعد اپنی میڈیکل کی تعلیم کو جاری رکھا۔ بقول راوی، میں تو ڈاکٹر بن کر 1947 میں پاکستان آ گیا، جبکہ جلتن سنگھ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ آنکھوں کا بڑا سرجن ڈاکٹر بنا تھا